आज हम चर्चा करेंगे फोटॉन के कुछ विशेष गुणों के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन यानी फोटॉन के गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स कह सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या की थी और उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या था कि धातु की एक सतह और इस पर प्रकाश आपतित हो रहा है और प्रकाश आपतित होने से मान लीजिए प्रकाश की दिशा है, इस दिशा में प्रकाश आपतित हो रहा है और प्रकाश के आपतित होने से इस धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना थी। तो इसकी व्याख्या करते समय हमने ये माना था कि जो प्रकाश आ रहा है वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आ रहा है। ऐसा मानने से ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या हो पाई थी और इन पैकेट्स को हमने नाम दिया था क्वांटम। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से नाम क्वांटम शब्द यूज हुआ और जिनको हमने फोटोन के रूप में भी यूज किया, हालांकि फोटोन शब्द बाद में इस्तेमाल हुआ है। तो इसकी व्याख्या तभी हो पाई जब हमने इनको क्वांटम माना और क्वांटम के रूप में मानने का परिणाम क्या हुआ कि इन इलेक्ट्रॉनों को जो ऊर्जा मिली विकिरण से, जो प्रकाश आ रहा है वो विकिरण है, तो विकिरण से जो ऊर्जा मिली वो लगातार नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़ों में मिली। जैसा कि एक क्वांटम की ऊर्जा E = h न्यू होती है, ऐसा मान करके, और न्यू इस प्रकाश की जो विकिरण आ रहा है उस विकिरण की फ्रीक्वेंसी थी। क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से नहीं मानते, तरंग मानते, तो फिर इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा लगातार मिलती और वो रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होते जो प्रयोग के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में मानने से ही इसकी व्याख्या हो पाई। तो इससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ये गुण प्रकाश के अंदर कणों जैसे गुण हैं, क्योंकि ऊर्जा का विविक्त रूप में पहुंचना, कुछ कुछ हिस्से में लगातार एक के बाद एक निश्चित मात्रा में पहुंचना, ये मोस्टली कणों का गुण होता है। जैसे कि हम सोचें कि एक कोई मार्बल की बॉल यहाँ पर रखी हुई है, छोटी गोली, या आयरन की बॉल रखी हुई है और एक दूसरी बॉल यहाँ पर रखी हुई है और ये वाली बॉल इसकी तरफ जा रही है। तो जैसे ही ये बॉल इससे टकराएगी तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि टकराने के बाद ये बॉल अपनी ऊर्जा दूसरी बॉल को दे दे और पहली वाली बॉल रुक जाए और दूसरी वाली बॉल चल पड़े। तो एक तरह से टक्कर हुई और टक्कर के दौरान इसने अपनी पूरी ऊर्जा इसको दे दी और ये चल पड़ी। कुछ ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है कि जो एक क्वांटम है वो आकर के इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है और तुरंत ही अपनी पूरी ऊर्जा इसको देने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल रहा है। तो इसका व्यवहार कण जैसा है। तो आइंस्टीन ने सोचा क्या हम इनको वास्तव में कण की तरह मान सकते हैं, और अगर ये कण है यानी प्रकाश का व्यवहार कण की तरह से है तो फिर इसका द्रव्यमान और संवेग का क्या। तो संवेग जो है कणों का एक महत्वपूर्ण गुण है। तो जब तक किसी चीज़ में संवेग नहीं होगा तब तक हम उसको कण के रूप में सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर फोटोन को हम कण के रूप में माने तो फिर उसका द्रव्यमान क्या होगा, संवेग क्या होगा, इसका उत्तर जो है सापेक्षिकता सिद्धांत से हमें प्राप्त होता है। अभी थोड़ी सी उसकी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक बात और बता दें कि ये जो घटना है प्रकाश विद्युत प्रभाव की, ये केवल दृश्य प्रकाश की वजह से ही नहीं होती। कोई भी विकिरण हो, अवरक्त किरणें, इसमें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे तो घटना हो सकती है, एक्स किरणों को डालेंगे तो हो सकता है, दृश्य प्रकाश जो अपन मोस्टली प्रकाश शब्द जिस इस्तेमाल करते हैं उससे हो सकता है। तो कोई सा भी विकिरण हो, चाहे वो दृश्य प्रकाश हो चाहे अदृश्य प्रकाश हो, सभी जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को व्यक्त करते हैं। तो सभी के क्वांटम को, तो सभी की प्रकृति इस घटना में क्वांटम प्रकृति होती है, यानी पार्टिकल जैसी प्रकृति होती है। तो विकिरण शब्द के कहने का मतलब कोई भी विकिरण हो सकता है, जो है जो अपनी गामा किरणें, सूक्ष्म तरंगें, एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश, सभी के लिए
ये तरीका यूज होता है। लेकिन और ये वाला जो नेचर केवल तभी आता है जब विकिरण द्रव्य के साथ इंटरेक्शन करता है। द्रव्य यानी पदार्थ के साथ, ये पदार्थ है और यहाँ पर प्रकाश आके पदार्थ से टकरा रहा है, उसके बाद ये परिणाम मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इस तरह से। तो यहाँ पर विकिरण की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया हो रही है। जब ऐसा होता है तभी प्रकाश ये वाला गुण, कण वाला गुण, या हम कहें क्वांटम नेचर या फोटोन वाला गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि इसके द्रव्यमान अगर की कंडीशन होगी तो द्रव्यमान क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, संवेग कितना हो सकता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत को। कारण है कि प्रकाश आ रहा है, प्रकाश का अपना वेग होता है और प्रकाश जिस चीज़ से मिलकर बना होगा उस चीज़ का भी वेग उतना ही होगा। अगर हम कहें प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा, और अगर हम कहें प्रकाश फोटोन के रूप में चल रहा है तो फोटोन का वेग भी उतना ही होगा जितना कि प्रकाश का वेग हो रहा है। और जब वस्तु जब काफ़ी अधिक वेग से चलती है, कोई भी कण का वेग अगर प्रकाश के वेग के तुलनीय हो तो फिर उसके नियम सापेक्षिकता सिद्धांत के हिसाब से लगेंगे, न्यूटन वाली फिजिक्स के हिसाब से काम नहीं करेंगे। न्यूटन का सिद्धांत तभी काम करता है जब कोई भी वस्तु गतिमान हो और उसका वेग काफ़ी कम हो प्रकाश के वेग की तुलना में। तो पहले हम ये देखें कि सापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार कोई भी कण गतिमान है तो उसकी जो ऊर्जा होती है उसका फार्मूला होता है E = mg√1 - v² और यहाँ पर *c²। हम यहाँ सापेक्षिकता सिद्धांत की बात नहीं करेंगे पूरी तरह से, केवल 2-3 फार्मूलों का उपयोग करके थोड़ा सा इस कंसेप्ट पे पहुँचेंगे कि इस फोटोन को हम कण की तरह मान रहे हैं तब इसका द्रव्यमान या संवेग क्या हो सकता है। यहाँ पर m0 कण का द्रव्यमान है। सापेक्षिकता सिद्धांत में हम मोस्टली इसको रेस्ट मास या विराम द्रव्यमान बोलते हैं। विराम द्रव्यमान बोलें या फिर हम इसको रेस्ट मास इंग्लिश में बोलें। जिन्होंने सापेक्षिकता सिद्धांत पढ़ा है वो जानते हैं रेस्ट मास को, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए अभी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सामान्य जीवन में, डेली लाइफ में जो हम द्रव्यमान की बात करते हैं या न्यूटन की फिजिक्स में जो हम द्रव्यमान की बात करते हैं वही विराम द्रव्यमान है। जब हम कहते हैं इसे पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है या इस वस्तु का द्रव्यमान 1.5 kg है तो वो विराम द्रव्यमान है। जनरली हम इसको ऐसे भी कह देते हैं कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तब उसका जो द्रव्यमान है वो विराम द्रव्यमान, और उसको थोड़ा अलग इसलिए कहा गया क्योंकि रिलेटिविटी में हम एक और द्रव्यमान की बात करते हैं जिसको हम रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। तो खैर अब उनको अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कोई भी गतिमान कण जो भी वेग से चल रहा है, यहाँ पर भी कण का वेग है, कोई भी कण जो भी वेग से चल रहा है उसकी ऊर्जा इस फॉर्मूले से दी जाती है, और यहाँ पर c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो अगर हम बात कर रहे थे फोटोन की, तो चूंकि फोटोन जो आ रहा है तो फोटोन की चाल वही होगी जो प्रकाश की चाल है। तो फोटोन वाले मामले में v = कितना हो जाएगा, c, और जब इस फॉर्मूले में हम v की जगह पर c रखेंगे तो c²/c² 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, यानी इस पूरी राशि के अपॉन में आ गया 0 और 0 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा, E की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, अनंत हो गई, जो कि संभव नहीं इस केस में, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा E = h नहीं हुई, ये तो परिमित है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि जब कोई कण प्रकाश की चाल से चलेगा तो उसकी ऊर्जा अनंत होगी। अगर कण जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और किसी भी विधि से हम उसको इतनी ऊर्जा नहीं दे सकते कि ये अनंत हो जाए, तो ये जो फार्मूला है सापेक्षिकता सिद्धांत का, ये कह रहा है कि किसी भी कण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है इस यूनिवर्स में सबसे अधिकतम चाल है। तो जो भी कण जिनमें द्रव्यमान है, जिनका कुछ रेस्ट मास है, उनकी चाल हमेशा c से कम ही रहने वाली है। लेकिन प्रकाश के जो कण हैं, प्रकाश को हमने जिन कणों से मिलकर बना माना है तो उनकी चाल तो c ही है। तो जिन कणों की चाल c होगी तब उस कंडीशन में क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो इसी समीकरण को हम थोड़ा दूसरी तरीके से देखें, जरा इसको ट्रांसपोज करें तो E = 1 - v²/c² m0c²। चूँकि फोटोन के लिए ऊर्जा का मान तो निश्चित है तो ये तो राशि हमारे लिए निश्चित होनी चाहिए।
और अब अगर हम इसमें v इक्वल टू सी रखें तो v इक्वल टू सी रखने पर ये फैक्टर कितना हो गया 0, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया 0, e इंटू 0, क्योंकि e तो एक फिक्स वैल्यू है और फिक्स वैल्यू में जब हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो एक समीकरण में अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए, और ये केवल तभी संभव है जब हम m0 की वैल्यू को 0 माने, क्योंकि c तो प्रकाश की चाल है तो ये तो 0 होगा नहीं। तो ये कब संभव है? अगर हम ऐसा मान लें m0 की वैल्यू 0, तो ये संभव हो सकता है। यानी ये समीकरण से पता चल रहा है कि अगर कोई भी कण, कोई भी वस्तु जो प्रकाश की चाल से चल रही है वो तभी संभव है जब उसका रेस्ट मास 0 हो, और रेस्ट मास 0 होने का मतलब हुआ वो वस्तु कभी रुकेगी ही नहीं, क्योंकि कण है तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, क्योंकि हर एक कण का कुछ ना कुछ ब्राह्म द्रव्यमान होता है। और जैसे हमने कहा ब्राह्म द्रव्यमान का मतलब है जब वस्तु ब्राह्म अवस्था में है उस समय उसका द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ पर ब्राह्म द्रव्यमान 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो प्रकाश है किसी सोर्स से उत्पन्न होगा, तो और अगर हम फोटोन को कण की तरह माने तो ये कण कभी रुकेगा नहीं। यानी प्रकाश किसी भी सोर्स से उत्सर्जित होकर के हमेशा प्रकाश की चाल जो सी है सी चाल से हमेशा चलता है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसका ब्राह्म द्रव्यमान फोटोन का हम 0 मान सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास निकल रहा है। लेकिन अगर ब्राह्म द्रव्यमान 0 है तो फिर संवेग की क्या पोजीशन है? क्योंकि अगर कण है, कण का तो संवेग 0 होता है, सॉरी कण है, कण का तो कुछ ना कुछ संवेग होगा ही होगा। न्यूटन की फिजिक्स के अनुसार संवेग को हम लिखते हैं P इक्वल टू mv। तो इस वाले टर्म के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं m0 इंटू v। तो न्यूटन की फिजिक्स के अनुसार अगर कण रेस्ट में होगा, मान लो v का मान 0 है, तभी संवेग 0 होगा। अगर गतिमान है तो कुछ ना कुछ संवेग होना चाहिए। तो चूंकि फोटोन, अभी रिजल्ट निकला, चूंकि फोटोन की चाल प्रकाश की चाल के बराबर है, तो फोटोन में का रेस्ट मास 0 निकल कर आ रहा है। तो चूंकि फोटोन गतिमान रहता है तो उसका कुछ ना कुछ संवेग जरूर होना चाहिए। तो संवेग की बात करेंगे तो सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार संवेग का फॉर्मूला भी m0 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू v, ये सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार संवेग का फॉर्मूला होता है, और ये तब लागू होता है जब वेग बहुत ज़्यादा हो। तो इस फॉर्मूले से देखें कि फोटोन के लिए इसको यूज करें तो फोटोन के लिए m0 इक्वल टू हो गया 0 और v इक्वल टू हो गया c, और इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर हम रखेंगे इस फार्मूले में, तो p इक्वल टू 0 अपॉन 0 हो गया। अब 0 अपॉन 0 ये ना तो 0 हो सकता है, 0 अपॉन 0 को हम ना ही 1 कह सकते हैं, 0 अपॉन 0 यानी ये जो है अपरिभाषित हो गया। मतलब ये हुआ कि इस फार्मूले से हम संवेग नहीं निकाल पाएंगे इस स्थिति में। तो फिर इसके लिए फिर हम सापेक्षिकता सिद्धांत का एक दूसरा फार्मूला यूज करेंगे जो गतिमान कण के ऊर्जा और संवेग को बताता है। हाँ, उसके अनुसार ऊर्जा E बराबर होती है स्क्वायर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4। कोई भी कण जो गतिमान है उसका संवेग p और ऊर्जा के बीच ये संबंध होता है सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार। तो फोटोन वाले केस में चूंकि द्रव्यमान कितना हो गया 0, और इसको जब हम यहाँ पर रखेंगे तो E इक्वल टू कितना रह जाएगा रूट p स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म हमारा हो गया 0, m0 को 0 रखने से, तो रिजल्ट कितना आ गया pc। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चूंकि ऊर्जा फिक्स है, यानी रिजल्ट क्या आ गया हमारा यहाँ पर E इक्वल टू pc, तो संवेग कितना हो गया p इक्वल टू E अपॉन c। तो एक फोटोन की ऊर्जा E न्यू फिक्स है और यानी निश्चित है, और जब E का मान निश्चित है तो P का भी कुछ ना कुछ मान आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से हमें मिल जाता है कि एक फोटोन का संवेग कितना होना चाहिए, और E इक्वल टू कितना होता है h न्यू। तो संवेग का फार्मूला P इक्वल टू h न्यू अपॉन c हो गया। हम इसको तरंग दैर्ध्य से भी संबंधित कर सकते हैं, h अपॉन c तो ये आ गया, और आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है c अपॉन लैम्डा। प्रकाश जो विकिरण है, विकिरण की आवृत्ति बराबर विकिरण की चाल बटे तरंग दैर्ध्य, c से c कैंसिल हो जाएगा तो h अपॉन लैम्डा। तो इस तरीके से जो संवेग हमें मिला P इक्वल टू h न्यू अपॉन c,
और तरंगदैर्घ्य के पदों में लिखेंगे तो h/λ। तो इस तरह से यहाँ पर जो संवेग है, फोटोन के साथ संवेग भी अटैच हो गया। इस फार्मूले से हम फोटोन का संवेग निकाल सकते हैं। अब चूंकि फोटोन में संवेग डिफाइन हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि निश्चित रूप से फोटोन एक कण है, जिसको हम कण की तरह से मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें कुछ फोटोन के गुण मिले, जैसे कि एक प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्वांटम कहते हैं, और इन क्वांटम को हम फोटोन कहते हैं। मतलब हम कहेंगे कि जब विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करे, यहाँ पर देखें विकिरण आ रहा था और धातु की सतह से टकरा रहा था और टक्कर हो रही थी धातु की सतह के इलेक्ट्रॉनों से। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान वाले कण हैं, तो विकिरण का इंटरएक्शन हो रहा है द्रव्य कणों से, तब ये गुण सामने आ रहा है। लेकिन व्यतिकरण की घटना में क्या होता है, दो तरंगें मिलती हैं, दो हमारे पास प्रकाश सोर्स है, यहाँ से तरंग आई, यहाँ से तरंग आई, तो विकिरण से अन्योन्य क्रिया हो रही थी, तो वहाँ पर फोटोन की नेचर नहीं आ रही थी व्यतिकरण की घटना में। और वहाँ पर जो फ्रिंजें बन रही थी उनकी व्याख्या प्रकाश को तरंग मानने से ही हुई थी। यानी जब दो तरंगें आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो वहाँ पर तरंग वाला गुण सामने आएगा। लेकिन जब विकिरण जो है द्रव्य कणों के साथ इंटरेक्शन करेगा तो हमेशा कण वाला गुण सामने आता है। तो जब विकिरण कणों के साथ इंटरेक्शन करेगा तो ऐसा व्यवहार करेगा कि जैसे वो कणों से मिलकर बना हो। तो इन्हीं कणों को, विकिरण के इन्हीं कणों को हम कहते हैं फोटोन। तो फोटोन की डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जब विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तब वह इस प्रकार का व्यवहार करता है कि जैसे वह कणों से मिलकर बना हो। इन कणों को हम फोटोन कहते हैं। अब फोटोन के गुणों के बारे में तो अभी हमने एक दो गुण अभी पढ़े हैं। तो पहला तो गुण यही हुआ कि विकिरण के जितने भी फोटोन होंगे वो जब स्रोत से उत्पन्न होंगे, कि स्रोत से जब प्रकाश निकलेगा तो कणों के रूप में निकलेगा, कण को हमने नाम दिया फोटोन। तो उन फोटोन की चाल वही होगी जो प्रकाश की चाल है। तो उत्पन्न होकर मुक्त आकाश का मतलब निर्वात या वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मुक्त आकाश शब्द का इस्तेमाल किया। से चलते हैं, अगर मान लीजिए कोई दूसरा माध्यम है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बदल जाती है। तो जितनी चाल उस माध्यम में प्रकाश की होगी वही चाल फोटोन की होगी। दूसरा था जो हमने शुरुआत में माना था कि हर एक फोटोन की एक निश्चित ऊर्जा होगी E = hν। तो ये किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर। चूँकि आवृत्ति का तरंगदैर्घ्य से संबंध होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगी। तो फोटोन की ऊर्जा E = कितनी, hν, और न्यू बराबर क्या होगा, c/λ। तो c/λ, तो E = hc/λ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर h क्या है, प्लांक नियतांक, और इसका मान, प्लांक नियतांक का मान 6 × 63 × 10⁻³ होता है। ये बात हमने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में भी पढ़ी थी। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते समय कही थी कि फोटोन की जो ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। यही तो प्लांक के सिद्धांत से आया कि जो ऊर्जा है वो आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगी। तो तीव्रता बढ़ाने से तो सिर्फ क्या होता है, फोटोनों की संख्या बढ़ती है। अगर हम तीव्रता बढ़ा दें, किसी सतह पर जो प्रकाश आ रहा है, ये कोई सतह है, इस पर प्रकाश आ रहा है इस एरिया में, और यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ पर फोटोन आ रहे हैं। तो तीव्रता बढ़ने का मतलब है इस इकाई क्षेत्रफल के 1 सेकंड में जो भी फोटोन आएंगे उनकी संख्या बढ़ेगी। कि एक इकाई क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं तीव्रता। तो तीव्रता बढ़ने का मतलब है यहाँ पर आने वाली ऊर्जा बढ़ गई, और ऊर्जा बढ़ने का मतलब यहाँ एक ही संभव है कि फोटोन की संख्या बढ़ गई। क्योंकि हर एक फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, वो तो तभी बढ़ेगी जब हम आवृत्ति को बढ़ाएंगे। आवृत्ति तो हमने नहीं बदली है। तो ये भी पॉइंट हमारा वही है जो हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में पढ़ा था कि फोटोन की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। मतलब विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा उतनी ही रहती है। इसके बाद अभी हमने
एक्सप्लेन किया था सापेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर कि फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, यानी हम कहेंगे फोटोन द्रव्यमान रहित कण होते हैं। ये भी अभी हमने निकाला था कि फोटोन का संवेग P = E/c, फोटोन का संवेग P = E/c और E = कितना होता है hν, तो hν/c और न्यू का मान हम रखेंगे c/λ, तो c से c कट जाएगा तो h/λ हो जाएगा। अगली बात करें, अगला गुण कि जो फोटोन है कि अगर प्रकाश को हम किसी माध्यम से गुजारें, जैसे मान लीजिए प्रकाश हमारा इस दिशा में आ रहा है और हमने कहा प्रकाश फोटोन से मिलकर बना है, ये कण हो गए, इनको हम फोटोन मान लें और इसको हम विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से गुजारें। मतलब मान लीजिए ये किसी धन आवेशित प्लेट है, ये ऋण आवेशित प्लेट है, तो इन दोनों के बीच एक विद्युत क्षेत्र लगेगा जिसकी दिशा धन से ऋण की तरफ होगी। तो जो प्रकाश है जब विद्युत क्षेत्र से गुजरता है या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, हम यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी लगा सकते हैं, तो ये सीधा चला जाता है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। इसकी बजाय अगर मान लीजिए ये धन आवेश की प्लेट, ये ऋण आवेश की प्लेट और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का पुंज गुजर रहा होता, इलेक्ट्रॉन गुजर रहा होता इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है तो धन प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा, तो इस तरह से आकर के मुड़ जाएगा, तो ये यानी विक्षेपित हो गया। अगर मान लीजिए धन आवेशित कोई कण होता तो वो इसमें प्रवेश करके ऋण की तरफ आकर्षित होकर इधर मुड़ जाता, यानी हम कहेंगे ये डिफ्लेक्ट हो गया, विक्षेपित हो जाता। तो कोई भी जो कण है वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारें या कोई भी किरण को हम विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारें और वो विक्षेपित हो गई, तो इसका मतलब है कि वो आवेशित कणों से मिलकर बनी है धन और ऋण। लेकिन प्रकाश को जब हम गुजारते हैं तो वो विक्षेपित नहीं होता। मतलब अगर हम प्रकाश को जिन कणों से मिलकर बना मान रहे हैं वो उदासीन है, यानी उन पर आवेश नहीं है, ना ही कोई धन आवेश है ना ही कोई ऋण आवेश है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोटोन है वो जो है उदासीन कण होते हैं, यानी ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं। एक और घटना बताएं कि कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग ये घटना बाद में आई थी करीब सन 1924 में, और इसमें जो कॉम्पटन ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन पर एक्स किरण विकिरण को आपतित किया, क्योंकि एक्स किरणों को भी अपन फोटोन से मिलकर बना मान सकते हैं, क्योंकि एक्स किरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही एक्स किरण इस इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चला जाता है और एक्स किरण अन्य दिशा में चली जाती है, और इसका जो तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पर इसकी कुछ तरंग दैर्ध्य है तो इसकी तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो जाती है। ये घटना बिल्कुल ऐसे होगी कि जैसे एक पार्टिकल है यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल रेस्ट में है और इसने इसको टक्कर मारी और टक्कर के बाद ये वाला पार्टिकल इस दिशा में चला गया, ये पार्टिकल इस दिशा में आ गया। ये गुण भी पार्टिकल नेचर वाला है। तो यहाँ पर भी जो एक्स किरण है, एक्स किरण जो रेडिएशन है वो उसी तरह का व्यवहार कर रहा है कि जैसे वो कण से मिलकर बन रहा हो। और जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं संघट्ट को, तो संघट्ट में संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। तो इस घटना की व्याख्या करने के लिए कॉम्पटन ने भी एक्स किरणों को फोटोन के रूप में माना और उसी संवेग की वैल्यू का इस्तेमाल किया जो अभी हमने बताया था कि फोटोन का संवेग होता है h/λ। इसी फार्मूले का उपयोग करके इसकी व्याख्या की तो जो रिजल्ट आया वो प्रायोगिक रिजल्ट से मैच करा। तो इस प्रयोग ने भी इस बात की पुष्टि करी कि जो फोटोन है जो वास्तव में कण है। और इस स्कैटरिंग की एक खास बात और है कि अगर कोई फोटोन जब द्रव्य के कण से टक्कर करेगा स्कैटरिंग होगी, यानी संघट्ट बोलते हैं अपन। तो संघट्ट के दौरान दो नियम तो हमेशा संरक्षित रहते हैं। एक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का मतलब है जैसे मान लो दो कण शुरू में टक्कर कर रहे हैं, टक्कर के बाद एक इधर चला गया एक इधर चला गया, तो टक्कर से पहले दोनों की कुल ऊर्जा और टक्कर के बाद दोनों की कुल ऊर्जा हमेशा बराबर रहेगी। ऐसे ही संवेग संरक्षण सिद्धांत भी काम करता है। टक्कर से पहले कुल संवेग दोनों कणों का और टक्कर के बाद दोनों कणों का कुल संवेग हमेशा बराबर होना चाहिए। तो ऐसे ही जब फोटोन जो है किसी द्रव्य कण से टकराएगा तो भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन होगा
संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन होगा। लेकिन इसमें एक नई बात यह है कि जब फोटोन किसी द्रव्य कण से टकराएगा, या हो सकता है एक से ज़्यादा फोटोन टकराएं, तो जरूरी नहीं है कि फोटोन की संख्या टक्कर के बाद उतनी ही रहे जितनी शुरू में थी। हो सकता है कि टक्कर के बाद फोटोनों की संख्या कम हो जाए, एक फोटोन अवशोषित हो जाए किसी कण के अंदर पूरी तरह से और फोटोन कम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि नया फोटोन पैदा हो जाए। इस तरह के एग्जाम्पल भी मिलते हैं। एक एग्जाम्पल का बताएं कि जो है जब फोटोन किसी नाभिक से टकराता है उच्च ऊर्जा वाला, तो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है, बदले में दो कण निकल आते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बोलते हैं। आगे की क्लासों में कभी पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फोटोन गायब हो रहा है और बदले में दो कण निकल रहे हैं, नए कण, तो फोटोन का यहाँ विनाश हो गया। और ऐसे ही जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये भी मूल कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसे ही पॉजिट्रॉन भी होता है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। अब इस पे अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ यही पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो ये दोनों गायब होकर के और बदले में हमें एक फोटोन मिल जाता है। तो जब फोटोन की द्रव्य कणों के साथ संघर्ष होगा, टक्कर होगी, तो वहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने फोटोन टक्कर से पहले थे उतने फोटोन जो है टक्कर के बाद बचे रहेंगे। यानी फोटोन अवशोषित भी हो सकता है, नया फोटोन उत्पन्न भी हो सकता है, लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। यानी टक्कर से पहले जो कुल ऊर्जा थी, टक्कर के बाद कुल ऊर्जा थी, बराबर रहेगी। ऐसे ही कुल संवेग भी बराबर रहेगा, लेकिन फोटोन की कुल संख्या बराबर रहेगी ये कोई गारंटी नहीं है। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, परिस्थितियों पर डिपेंड करेगी। तो ये थे हमारे फोटोन के कुछ प्रमुख गुण।